नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में पढ़ेंगे सेक्शन 52। यही सेक्शन पहले 57 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी और यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, ऐसे फैक्ट्स लिखे गए हैं, क्लॉज ए से लेकर एल तक 12 क्लॉज हैं, जिनमें बताया गया कि यहाँ जितने भी फैक्ट्स लिखे गए होंगे, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी ही लेगी। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, ये कहती है सेक्शन 52। सेक्शन 52 में दो सबसेक्शंस हैं। पहली सबसेक्शन जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ वर्ड यूज हुआ मिलेगा आपको टेक जुडिशियल नोटिस, लेकिन मैंने आपको जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट्स भी बताए थे। तो इन क्लॉजेज में ए से लेकर एल तक जितनी बातें लिखी एंड सबसेक्शन 2 में जितनी बातें लिखी हैं, वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो जुडिशियली नोटिसिएबल होंगे, न्यायिक अपेक्षा जिनकी की जा सकती है, ऐसे फैक्ट होंगे और कोर्ट को ऐसे फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। ये बात कही गई है सबसेक्शन 1 में। द कोर्ट शैल, इट मींस कोर्ट को बाउंड कर दिया गया है। लेकिन जब आप इसको पूरी को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा लगता है कि सेल वर्ड लिखा है तो बाउंड तो कर दिया कि जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा, लेकिन जब सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बात आपको देखने को मिलेगी। तो वो डिफरेंट कुछ नहीं है, किस तरीके से समझना है, बस ये डिफरेंस है। तो वो मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। आज की वीडियो में कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूं दोस्तों, तो आप अपना रजिस्टर नोटबुक लेके बैठे होंगे और जिनके हैंडसेट में आवाज कम आती है वो प्लीज या तो ईयरफोन लगा लीजिए या हेडफोन लगा लीजिए और देन फिर आप वीडियो को सुनिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक तो आप कर ही दीजिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। जुडिशियल नोटिस का मीनिंग क्या होता है वो हम सेक्शन 51 जब हमने पढ़ाई थी तो बता चुके हैं, बेसिक बता देता हूं। एक तरीके से कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया ऐसे फैक्ट की एग्जिस्टेंस का। जिस तरीके से एविडेंस लाकर प्रूव किया जाता है किसी फैक्ट को, तो यहां पर बस एविडेंस नहीं मांगी है, और एविडेंस का मतलब फॉर्मल एविडेंस, ना ही ओरल एविडेंस जो डायरेक्ट एविडेंस, या फिर ना ही डॉक्यूमेंट्री प्राइमरी और सेकेंडरी, वो नहीं है। उसके बाद में कुछ और डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसको देखकर कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ऐसे फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं और ये क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे के कारण बता दिए थे। हाँ, इससे रिलेटेड दो बात और बताना चाहूंगा कि इसके पीछे का पर्पज क्या है, इन सेक्शंस को ऐड करने का पर्पज क्या है, क्यों नहीं इसके लिए ओपन छोड़ दिया कि आप इन फैक्ट्स को भी एविडेंस से ही प्रूव करिए। इसके पीछे का बड़ा वैलिड रीजन है दोस्तों कि ये इतने अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल नोन फैक्ट्स हैं और नॉट डिस्प्यूटेड हैं, कोई पार्टी डिस्प्यूट भी नहीं करेगी, इस टाइप के फैक्ट्स होते हैं और इनके लिए भी कानून ये कहता कि आप एविडेंस देकर ही इनको साबित करिए। तो यहां दो बातें तय थी। नंबर एक बात कि कोर्ट का टाइम वेस्ट होता, क्योंकि किसी विटनेस को बुलाया जाता है, उसका चीफ एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन, और फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, डॉक्यूमेंट का एग्जीबिशन, एंड नॉट ओनली यहीं पे टाइम वेस्ट होता है, फाइनली जब आर्गुमेंट्स होती हैं तो वहां पर भी जब एविडेंस बढ़ती है तो आर्गुमेंट्स का टाइम भी बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली पहला काम क्या हुआ, एंड इन फैक्ट्स को जुडिशियली नोटिसिएबल बनाने के बाद पहला काम तो ये हुआ कि कोर्ट्स का टाइम बच गया। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है आंसर तो आप दो बातें लिख देना, एक तो कि एक्सपीडाइट करने के लिए मैटर को, क्या वर्ड यूज करेंगे आप, कि जो हियरिंग है कोर्ट के सामने उसको एक्सपीडाइट करने के लिए, उसमें डिले ना हो, इसके लिए इन सारे फैक्ट्स को जुडिशियली नोटिसिएबल डिक्लेयर कर दिया गया है और कोर्ट को कहा गया है कि वो कोर्ट इसका जुडिशियल नोटिस लेंगी। देखिए इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां कहा गया है कि कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेंगी। अभी दूसरा रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि साथ के साथ में एक बात बता देता हूं, मुझे याद आ गई। जुडिशियल नोटिस लेंगी और कोर्ट को बोला सेल टेक जुडिशियल नोटिस। अब इस पूरी सेक्शन को आप पढ़ लेना 52 को, ये तो कह दिया कि आप जुडिशियल नोटिस ले लेना इन फैक्ट्स में से कोई भी फैक्ट आपके सामने हो तो,
लेकिन क्या इस पूरी सेक्शन में ये कहा गया है कहीं कि आपको इन फैक्ट्स को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फैक्ट्स व्हिच आर जुडिशियली नोटिसेबल आर नॉट नीड टू प्रूव, ये कौन सी सेक्शन कहती है? तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब होना चाहिए सेक्शन 51, क्योंकि प्रूव करना है या प्रूव नहीं करना है, ये बात सेक्शन 52 में नहीं हुई है, ये बात 51 में हुई है। अर्थात कि सेक्शन 52 का अकेली का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक आप सेक्शन 52 के साथ सेक्शन 51 भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं पढ़ लेंगे, तब तक कंप्लीट प्रोविजन नहीं हुआ। यहां यह बता देने से कि आप इन फैक्ट का जुडिशियल नोटिस ले लेना, तो केवल और केवल सेक्शन 52 से यह प्रूव नहीं हुआ कि आपको प्रूव नहीं करना है। जब तक आप सेक्शन 51 साथ में नहीं बताएंगे, तब तक यह क्लियर नहीं होगा कि जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स अगर हैं, तो 52 में कोर्ट उनका जुडिशियल नोटिस ही लेगी और प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात सेक्शन 51 बताएगी। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो, वैसा जवाब आपने देना है अकॉर्डिंगली कि सेक्शन 51 इसमें फिट बैठता है या सेक्शन 52 फिट बैठता है। अगर कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला पर्पस क्या था कि हियरिंग को एक्सपीडाइट करना है, कोर्ट्स के जो एफर्ट्स डलेंगे उनको कम कर देना है, पार्टीज का जो टाइम वेस्ट होगा, पार्टीज के जो एफर्ट्स होंगे उनको कम कर देना है, ये पहला पर्पस था। दूसरा पर्पस क्या है? देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए उल्टा मान लेते हैं कि इनके लिए भी एविडेंस देने के लिए कहा गया होता, तो क्या होता कि जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर इसी फैक्ट के लिए एक टाइप की एविडेंस आती। हो सकता है कि जो विटनेस आया वो रिलायबल नहीं होता, हो सकता है जो उसने बोला वो सफिशिएंट नहीं होता, तो ये बात अब डिसीजन पे भी अफेक्ट करेगी। अब यही बात जब अपीलेट कोर्ट में जाएगी, तो अपीलेट कोर्ट तो जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आ चुकी है उन्हीं को देखकर डिसीजन देगा अपना। अब यही यही एविडेंस किसी दूसरे केस में सेम कोर्ट के सामने कोई दूसरा विटनेस आ गया, वो विटनेस अच्छा है, रिलायबल भी है, और जो बातें उसने कही वो सब सफिशिएंट भी है। अब सेम कोर्ट की अपील सेम अपीलेट कोर्ट में जा रही है, अगेन डिसीजन अलग हो जाएगा। अर्थात डिसीजंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, एक रूपता, समान रूपता नहीं रहेगी। तो मजबूरी भी थी कहीं ना कहीं, ये इतने वेल नोन फैक्ट, इतने एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं कि इनके लिए एविडेंस लाई गई तो डिसीजंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिसीजंस, इनका जुडिशियली नोटिसेबल बनाना मजबूरी थी। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए। आपको अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो जवाब आपके पास होना चाहिए। देखो, इतना बड़ा प्रोविजन जब लिखा हो तो उसको हमें समराइज करना चाहिए, अपने तरीके से छोटा पार्ट में बांट के पढ़ना चाहिए। तो मैंने पार्ट बांट दिए इस पूरे प्रोविजन के सेक्शन 52 के, इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट है ये वाला पार्ट जो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, जो ए से लेकर एल तक बातें लिखी हुई हैं, और ये ऐसे फैक्ट हैं कि इनके लिए कोर्ट बाउंड है कि उनको कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज वर्ड्स यूज हुए हैं द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स नेमली। नेमली मतलब जिनका नाम लिखकर बताया गया है, इन्हीं के लिए ये शैल वर्ड यूज होगा। जो क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 में जो फैक्ट्स बताए जाएंगे उनके लिए शैल वर्ड नहीं है, उनके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी। तो सबसेक्शन 1 तो यहां तक अगर एंड हो गई, इसमें जो बातें हैं और समझने वाली बातें होंगी, कुछ तो मैं उनको अभी समझाऊंगा। लिस्ट तो हम पढ़ भी सकते हैं लेकिन समझने वाली बातें भी होंगी। एक पार्ट यहां से ऊपर का हो गया, मैंने बताया 3 पार्ट में बांट दो। तो इसके अंदर 2 पार्ट किस तरीके से हैं, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब ये सेक्शन 57 भारत इंडियन एविडेंस एक्ट से 52 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना है, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए। कुछ क्लॉज यहां से जो पहले 13 क्लॉज लिखी हुई थी, इसमें से कुछ क्लॉज हटा दी गई है, 3 क्लॉज हटाई गई है। अब 3 क्लॉज हटा दी तो बची कितनी? 10, लेकिन आज की डेट में तो 12 है।
तो इसमें फिर क्या जोड़ा भी गया है कुछ? 10 से 12 करने के लिए जोड़ा जाएगा, तो कितनी जोड़नी पड़ेंगी? 2 क्लॉज जोड़नी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल और केवल 1 क्लॉज जोड़ी गई है, नहीं, 1 क्लॉज जोड़ी गई है, तो फिर ये 11 ही हुई, 12 कैसे हो गई? तो 1 क्लॉज थी, उसको स्प्लिट कर दिया है, क्लॉज नंबर जो 6 थी उसको स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट में। तो अब एक ही क्लॉज की 2 पार्ट यहां हो गई, 2 क्लॉज यहां हो गई और 1 क्लॉज नई जोड़ दी गई है, इसलिए टोटल मिलाकर 12 क्लॉज हो गई है, 3 डिलीट कर दी गई है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू अपने माइंड में आपको रखना है, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाए। और जहां पर यूनाइटेड ऑफ किंगडम से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई थी, वो बातें हटा दी गई। लेजिस्लेचर ऑफ यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखा हुआ था, या जो भी बातें इंडिया से बाहर से, खास तौर से ब्रिटेन से रिलेटेड थी, वो हटा दी गई। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लॉज 2 में क्या चेंज आया है। तो पहले आप देखेंगे तो यहां से लेकर कोर्ट में रिसोर्ट इट बुक्स डॉक्यूमेंट दिस एंड दिस एंड दिस, यहां तक एक क्लॉज थी, क्लॉज 2 के अंदर ही पैराग्राफ बनाए गए थे, तो यहां तक एक पैराग्राफ बनाया गया था और उसके बाद में यहां से एंड इफ, यहां से दूसरा पैराग्राफ बनाया गया। तो इससे आपको आसानी ये समझ में आएगी कि आपको डाउट नहीं आएगा कि ये जो आगे के वर्ड्स हैं, प्रोड्यूस, बुक्स, ये और ये सारी चीजें क्या इस पार्ट के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। कहीं कंफ्यूजन आने लगे तो आपको पुराने लॉ से हेल्प ले लेनी है। ये पहले से क्लॉज थी दोनों, अभी एक ही सेक्शन में मिला दी और एक ही क्लॉज बना दी है। मैं आपको समझाता हूं। तो यहां तक है पार्ट नंबर 2, इतना, ये पार्ट नंबर 2 है। और यहां से और यहां तक ये वाली लाइन, ये और ये वाला पार्ट 3, तो टोटल मिलाकर 3 पार्ट है इसमें। तो पहले पार्ट के लिए तो कोर्ट बाउंड है कि उसे जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा, जिसमें 12 बातें लिखी गई हैं, उनमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो देखिए अब दूसरा पार्ट बताता हूं। इन केसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, यानी ये वाले ए से लेकर एल तक के जितने भी केसेस हैं, इन केसेस में एंड also on all matters of public history, literature, science और art, 4 फील्ड और लिखे गए, 12 कैटेगरी के अलावा 4 फील्ड और लिखे गए। तो ये जो है, ये 4 फील्ड ये बताते हैं कि यहां पर ये जो लिस्ट दी गई है ए से लेकर एल वाली, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है एग्जॉस्टिव लिस्ट? क्योंकि 4 मैटर तो यहां भी दे दिए और इन 4 मैटर्स में कितनी बातें आ सकती हैं, एंड ऑल्सो ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, पब्लिक लिटरेचर, साइंस और आर्ट, द कोर्ट में resort for its aid to appropriate books or documents of reference। क्या कर सकती है? जो क्लॉज ए से लेकर एल तक जितनी बातें लिखी उनके लिए, और कोई फैक्ट अगर पब्लिक हिस्ट्री का है, पब्लिक लिटरेचर का है, पब्लिक साइंस और आर्ट का है, ऐसे मैटर्स के लिए कोर्ट जुडिशियल नोटिस तो लेगी, लेकिन क्या कर सकती है? वो रेफरेंस ले सकती है, किसी भी बुक का, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का वो रेफरेंस ले सकती है। अब क्या यहां पर ऐसा लगता है कि ऊपर जो शेल वर्ड यूज हुआ था वो मे में कन्वर्ट हो गया है कि अगर रेफरेंस नहीं मिला तो जुडिशियल नोटिस लेगी ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये मैटर्स ऐसे हैं कि रेफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो शेल और इस मे में क्या डिफरेंस है? देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जज है, चाहे वो किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट है, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती, ऐसी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं की जा सकती कि उसको सब कुछ याद होगा। इसीलिए बुक्स को रेफर किया जाता है कि हाँ देख लें, उसको पता है कि ऐसा लॉ है, लेकिन उस लॉ में एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है उसके लिए बुक रेफर कर सकता है। अब बुक रेफर करने के बाद अब कोर्ट बाउंड है कि उसे ऐसे पॉइंट का, ऐसे लॉ का जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस किस लिए लिया जा रहा है क्लॉज 2 में? केवल अपने आप को और पक्का करने के लिए कि हाँ जो मुझे करना है वही ठीक है, और कुछ गलत ना हो जाए या कुछ छूट ना जाए, कुछ गलत ना समझ में आ जाए, वो सिर्फ इसलिए। तो यहां पर ये जो
ये 12 पॉइंट्स थे, ये तो हैं ही, इनके अलग आपसे अगर कोई पूछने लगे 12 से अलग और कितने फील्ड हैं जिनका जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेना पड़ेगा कोर्ट को, तो वो 4 फील्ड हैं। पब्लिक हिस्ट्री हो गई, पब्लिक लिटरेचर, साइंस और आर्ट, 4 बातें हो गई। और ये 4 बातें और ये 12 बातें, इनके लिए रेफरेंस कोर्ट ले सकती है। मर्जी है कि रेफरेंस ले, मर्जी है रेफरेंस ना ले, लेकिन जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा। तो पहली कैटेगरी तो ये थी जो नाम लिखे हुए थे अलग से एक लिस्ट। दूसरी कैटेगरी ये वाला हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर और आर्ट। और तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी कहती है एंड इफ the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, यानी any fact, पढ़ो यहां पे क्या लिखा है, any fact। यहां पर पार्टीज ने कहा है कोर्ट से कि साहब आप इस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस ले लीजिए। एनी फैक्ट, कुछ भी हो सकता है। यहां पर ये क्लॉज क्यों डालनी पड़ी, इसके पीछे का पर्पस क्या है? देखिए, लॉ हमेशा डेवलपिंग है और हमारा जो जीवन है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। तो हो सकता है कि इस लिस्ट में ऐसी बातें नहीं लिखी गई थी, क्योंकि लॉ एक बार बन गया है तो उसको जमाना तो हो सकता है 5 साल में बदल जाए, लेकिन लॉ थोड़ी ना आप हर 5 साल में बदलेंगे। तो वहां पर बोला है कि अगर कोई फैक्ट ऐसा लगता है पार्टीज को कि कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप इसका जुडिशियल नोटिस ले लीजिए, देन पार्टीज कॉल करेंगी, पार्टीज रिक्वेस्ट करेंगी कोर्ट को, इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन कि आप जुडिशियल नोटिस ले लीजिए इस पर्टिकुलर फैक्ट का, इट मे रिफ्यूज टू डू सो। अब यहां पर कोर्ट को एक पावर दे दी गई कि अगर ये फैक्ट इन सब से अलग है जो ऊपर बताए फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में, उनसे अलग फैक्ट के लिए जब पार्टीज ने रिक्वेस्ट की तो कोर्ट इसको मे मर्जी है उसकी, उसे रिफ्यूज कर सकती है। जरूरी नहीं है कि रिफ्यूज करना ही करना है, शैल वर्ड यूज नहीं हुआ, पर मर्जी है उनकी। हाँ, मे रिफ्यूज अनलेस अंटिल such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so। तो ये वाली दो अगली लाइन है unless and until, ये बताती है कि कब तक रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, देखना चाहिए कि इसका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है नहीं, तो वो पार्टीज को कह सकती है कि आप वो बुक लाइए मेरे सामने, वो डॉक्यूमेंट लाइए आप, जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल है, इतना वेल एस्टेब्लिश्ड है, इतना एकदम वेल नोन है कि इसके लिए एविडेंस लाने की आवश्यकता नहीं। तो फिर वो बुक को पढ़ने के बाद, उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद जुडिशियल नोटिस ले सकती है और उसकी जो फॉर्मल एविडेंस लेने की जो प्रोसेस है उसको अवॉइड कर सकती है। तो 3 पार्ट आपको समझ में आ गए। तो मुझे लगता है कि इस सबसेक्शन 2 में तो बहुत ज्यादा अब कुछ है नहीं, हालांकि प्रैक्टिस के लिए यही बहुत ज्यादा है। अब यहां देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक कंफ्यूजन हो रखा होगा आपको कि भाई जब बुक ही मांग ली, जब डॉक्यूमेंट मांग लिया कोर्ट ने, उसके बाद जुडिशियल नोटिस लिया है, तो अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि उसके लिए एविडेंस नहीं देनी, एविडेंस तो उन्होंने पहले ही ले ली है। एक्चुअल में वो एविडेंस की कैटेगरी में नहीं है, ऐसी बुक है, ऐसा डॉक्यूमेंट है। क्योंकि एविडेंस की कैटेगरी में 3 ही बातें आ सकती हैं, या तो डायरेक्ट ओरल एविडेंस आ जाए, या प्राइमरी डॉक्यूमेंट है तो प्राइमरी एविडेंस आ जाए, या सेकेंडरी एविडेंस आ जाए। उनकी डेफिनेशन आप देख लेना। तो यहां पर वो जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, बुक दी जा रही है, वो एक्चुअल में एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा क्लॉजेस, यहां पर ए से जो एल तक लिखी गई 12 क्लॉजेस, तो इसमें क्या क्या बातें हो रही है। तो क्लॉज ए थोड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंटेंट भी यहीं पर देखने को आपको मिलेगा। यहां पर लिखा है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑल लॉज इन द फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक और बात ध्यान रखना, इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, ये बाद में जोड़ा गया है, नया प्रोविजन है, ये पहले नहीं था, न्यूली एड।
थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान में रखेंगे कि हम क्या नया है और क्या इसमें पुराना है, इतना पुराना। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है आप लोगों के सामने कि ये लॉ होगा क्या, किसको लॉ कहेंगे? ऑल लॉज, पहली बात तो लॉ किसको कहेंगे, और दूसरी बात लॉ इन फोर्स इन इंडिया किसको कहेंगे? तो अगर आप इन दोनों को जानना चाहते हो, लॉ क्या होगा और लॉ इन फोर्स क्या होगा, तो इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 13 और उसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूं कि हाँ वहां पर क्या बातें बताई गई है। तो आर्टिकल 13 हमको जरूर पढ़ना चाहिए, यहीं से हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में लॉ एंड लॉ इन फोर्स क्या होता है। आर्टिकल 13 का हेडिंग देखिए, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो ऐसे लॉ का क्या होगा, ये बताता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, तो 1 एंड 2 को छोड़ देते हैं, आज हमारे काम का नहीं है, हम क्लॉज 3 पर चलते हैं सीधे। और यहां क्लॉज 3 में दिया गया है इन दिस आर्टिकल। पहली बात तो आप ध्यान देना कि यहां जो ये डेफिनेशन बताई जा रही है लॉ की या फिर ये लॉ इन फोर्स की, ये किसके लिए है? इन दिस आर्टिकल unless the context otherwise requires, unless the context otherwise requires। ये क्या होगा? लॉ इंक्लूड्स, तो मीनिंग किसका बताया जा रहा है? लॉ का। लॉ में क्या क्या शामिल है? इंक्लूड्स, इट मींस ये लॉ की एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अर्थात कि जो लिस्ट यहां पर दी गई है इससे अलग भी लॉ होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और आप जब इस लिस्ट को देख लेंगे तब आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ इससे अलग होता है। तो आर्टिकल 13 कहता है, और 13 में भी सब क्लॉज 3 और उसकी सब क्लॉज ए, आपको सब क्लॉज भी ध्यान रखनी है। आर्टिकल 13 उसकी क्लॉज 3 उसकी सब क्लॉज ए बताती है लॉ और सब क्लॉज बी बताती है लॉ इन फोर्स। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, सबको पता है कि ऑर्डिनेंस लॉ में शामिल होता है। एनी ऑर्डर, बायलॉज, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, बट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, बट कहां? इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये ऐसा ऑर्डिनेंस है, ऐसा ऑर्डर, ऐसा बायलॉज और ऐसा रूल, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे नोटिफिकेशन, इवन कस्टम, इवन प्रथा, यूसेज, ये भी लॉ की कैटेगरी में आते हैं। बस होना क्या चाहिए? इनके अंदर लॉ की शक्ति होनी चाहिए, लॉ का फोर्स होना चाहिए। और लॉ का फोर्स क्या होता है कि अगर उसका किसी ने वायलेशन किया तो उसके लिए लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है। तो ये कस्टम भी लॉ की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन देखिए इसी टाइप के आते हैं, क्या कस्टम जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट हो सकता है? यस हो सकता है, आपका आंसर आना चाहिए सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 उसकी क्लॉज ए में लिखे हुए लॉ वर्ड्स में, लॉ इन फोर्स वर्ड में कस्टम शामिल है, यूसेज शामिल है। जबकि वहां पर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं लिखी गई डेफिनेशन, बट हमें लॉ की डेफिनेशन लेनी कहां से पड़ रही है? आर्टिकल 13 से। अब देखिए लॉ इन फोर्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि आर्टिकल 13 में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो क्या हैं? वहां वर्ड्स यूज हुए हैं, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लॉज इन फोर्स क्या होंगे? मैं आपसे ना इसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा और बड़ा सोच समझ के जवाब देना। तो पहले लॉ इन फोर्स कहां है, तो पहले आपको फिर बताना है कि आर्टिकल 13 उसकी क्लॉज 3 और सब क्लॉज बी में बताया गया कि इन दिस आर्टिकल कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स, अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। फिर से इसका कोई मीनिंग नहीं बताया जा रहा एक्चुअल में,
बट इंक्लूसिव है, इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। भैया क्या बताया इन्होंने? पहली बात, इन्होंने केवल और केवल उतने तक लिमिटेड रखा है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, जब भारतीय संविधान शुरू हुआ उससे पहले पहले के लिए ये डेफिनेशन दी है लॉज इन फोर्स किसको कहेंगे। तो पहली बात ये कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया था संविधान शुरू होने से पहले या किसी दूसरी कंपिटेंट अथॉरिटी ने लॉ बनाया था, बट संविधान शुरू होने से पहले बनाया। दो बातें हैं, या तो पास किया हो या फिर बनाया हो, मेड। तो ऐसे लॉ इन फोर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन एंड से और जोड़ दी गई है। सपोज कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने से पहले कुछ लॉ बनाए गए थे, लेजिस्लेचर ने बनाए थे, बट उनको रिपील कर दिया गया था। तो क्या यहां तक की बात ऐसे रिपील्ड लॉज को रोकती है लॉज इनफोर्स होने से? नहीं रोकती। केवल यहां पर तो पास करने की बात कही है, और मेड कब? ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले। तो यहां से आगे के वर्ड हैं एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड। बस ध्यान क्या रखना है, इससे पहले तो बने हो, लेजिस्लेचर ने बनाए हो, कंपिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हो, बट कमेंसमेंट शुरू इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले ही रिपील ना हो गए हो। अगर रिपील हो गया है तो फिर उसको लॉज इन फोर्स नहीं कहा जाएगा। बट अगेन ये डेफिनेशन कहां तक है? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आफ्टर कमेंसमेंट क्या माना जाएगा भैया? उसके लिए तो कोई डेफिनेशन यहां नहीं दी गई। और क्या लिखा गया यहाँ पे? नॉट विद स्टैंडिंग that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area। हाँ, इन्होंने कहा कि आप ऐसा मत सोच लेना कि लॉ का कोई लॉ, मान लो कुछ सेक्शंस ऑपरेशन में नहीं थी, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो लॉज इनफोर्स नहीं है, या पूरे इंडिया में ऑपरेशनल होने की बजाय किसी पार्ट में ऑपरेशनल था या किसी पार्ट पर ऑपरेशनल नहीं था, तो भी ये बात अफेक्ट नहीं करेगी लॉज इन फोर्स को। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के बाद बहुत सारे लॉ रिपील हुए, क्या वो रिपील्ड लॉ आज की डेट में लॉ इन फोर्स कहलाएंगे? सपोज अभी 3 नए क्रिमिनल लॉज आए, इन्होंने 3 पुराने क्रिमिनल लॉज को रिपील कर दिया, तो आज की डेट में क्या वो पुराने 3 रिपील्ड क्रिमिनल लॉज आज की डेट में वो लॉज इन फोर्स इन इंडिया कहे जा सकते हैं? आप कमेंट करके अपनी ओपिनियन दे दीजिए, क्या देना चाहते हैं। मैं अभी इस बात को केवल और केवल आपके ऊपर छोड़ देता हूं। क्यों? इसका इंपॉर्टेंस क्यों है मैं वो भी बताता हूं। ये जानना इंपॉर्टेंस का है, वो इसलिए है कि पीछे जब हमने एक सेक्शन पढ़ी थी 39, जहां पर एक्सपर्ट की डेफिनेशन दी गई थी कि अगर कोई पर्सन स्पेशली स्किल्ड है इन फील्ड ऑफ फॉरेन लॉ, तो ऐसा पर्सन एक्सपर्ट कहलाएगा और उसकी ओपिनियन रिलेवेंट होगी। तो वहां मैंने आपको बताया था कि फॉरेन लॉ कहेंगे किसको। फॉरेन लॉ की डेफिनेशन बताते हुए मैंने बताया था द लॉ विच इज नॉट इन फोर्स इन इंडिया इज फॉरेन लॉ। तो अब आप थोड़ा सा, मैंने पीछे जो बातें बताई और अब ये जो डेफिनेशन बताई फॉरेन लॉ की, उनको दोनों को साथ साथ पढ़ के रख के पढ़िए जरा। अगेन, फॉरेन लॉ इज द लॉ विच इज नॉट इन फोर्स इन इंडिया। अगर आपने जवाब ये दिया कि आज की डेट में 3 पुराने क्रिमिनल लॉ आर नॉट इन फोर्स इन इंडिया, तो क्या ये फॉरेन लॉ हो गए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? और अगर फॉरेन लॉ नहीं है तो क्या ये अभी भी इनको लॉज इन फोर्स इन इंडिया माना जाएगा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये भी उठा था
कि क्या कोर्ट जो हमारे इंडिया में लॉ एनफोर्स हैं उन पर ओपिनियन ले सकता है क्या किसी एक्सपर्ट की, उनके बारे में एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट होगी क्या? तो इसका जवाब है नहीं। केवल केवल 5 फील्ड में ही एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट हो सकती है, जो 5 फील्ड वहां पर लिखे थे। आज 6 हो गए, एनी अदर फील्ड भी नया ऐड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जवाब आप दीजिए जो आपको समझ में आता है। तो मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता था कि लॉ की डेफिनेशन क्या है और लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन क्या है, दोनों आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं अब फिर से चलता हूं सेक्शन 52 पर। सेक्शन 52 में वही लाइंस देखते हैं हम क्या कहती है। अगेन ये है 52, ये सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ए। तो इसमें आप लॉज समझ गए, लॉज में क्या क्या है, आर्टिकल 13 और क्लॉज 3 एंड सब क्लॉज ए, और लॉज इन फोर्स, दोनों बातें हम लोग समझ गए। अब इसमें इंक्लूड है लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। कुछ लॉ हमारे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब इंडिया की टेरिटरी के बाहर भी ऑपरेशंस में आ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है और वो इंडिया के बाहर बैठ के कर रहा है, या मान लो इंडिया से बाहर बैठकर किसी ने हमारे इंडिया के अंदर किसी कंप्यूटर को टारगेट कर लिया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो इसका ऑपरेशन कहां तक जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया की लिमिट से भी बाहर चला जाता है। तो इनका ये नया वर्ड्स यहां पर ऐड किए, इनका कहना ये है कि ऐसे भी लॉज जो होंगे वो इस लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड कहलाएंगे। कोई और भी लॉ आपके सामने आता है जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन देखने को मिलता है, बट वो बना कहां, लॉ लॉ बना कहां हो, पास कहां हुआ हो, वो इंडिया में हुआ हो। बस ध्यान आपको इतना रखना, ऑपरेशन कहां है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जब आंसर में लिखोगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। और अब ये आते हैं क्लॉज नंबर 2 बी। ये बी जो क्लॉज है ये टोटली नई क्लॉज ऐड की गई है और केवल अकेली क्लॉज है जो ये नई ऐड की गई है। इसमें अब कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, कुछ हटाया ही गया है इन सब के अलावा, या तो ये नया है या ये क्लॉज बी नहीं है। क्या कहती है क्लॉज बी? इंटरनेट, हाँ, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी of agreement or convention with country or countries by India or decisions made by India at international associations or other bodies। सिंपल बोला है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटी है हमारी एक देश हमारे देश की किसी दूसरे देश के साथ अगर कोई ट्रीटी है तो उसका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट कोई नोटिफिकेशन नहीं देखेगी। कोर्ट कह सकती है पार्टीज से कि आप नोटिफिकेशन तो मुझे दिखा दीजिए, मैं जुडिशियल नोटिस ले लूंगा। और नोटिफिकेशन दिखाने का मतलब एविडेंस देना नहीं है। दूसरा, एग्रीमेंट होते हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ में हमारा, जैसे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में हमारे मोदी जी ने कई सारे एग्रीमेंट किए हुए हैं कि वहां से अगर कोई सामान आएगा तो उन पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ सामान उनके यहाँ पर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं बट वो फिर भी गरीब हैं, उनकी जरूरत हमारे इंडिया में होती है और वहां से सामान इधर इसलिए नहीं आ पाता कि कस्टम ड्यूटी के कारण यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है कि इंडिया में उसको कोई खरीदता नहीं। तो इसी तरीके से मोदी जी ने क्या किया, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया कि आपके यहाँ से अगर कोई सामान इंडिया में आएगा तो हम कस्टम ड्यूटी 0 कर देंगे, जिससे कि आपका सामान इंडिया में आके बिक सके और आपको कुछ फायदा हो सके, आप डेवलप हो सके। तो इसी तरीके से कोई एग्रीमेंट हुआ या कोई कन्वेंशन हुई किसी कंट्री के साथ में, या फिर इंडिया ने कोई डिसीजन लिया, कहां लिया वो डिसीजन? एट इंटरनेशनल एसोसिएशन या फिर अदर बॉडीज। इंटरनेशनल एसोसिएशंस क्या है? जैसे G20 हुआ अभी, वहां पर कोई डिसीजन लिया तो ऐसे डिसीजन का कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। अदर बॉडीज में क्या आ सकता है? यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं वो आ सकती हैं और बहुत सारी बॉडीज हैं। वहां पर अगर इंडिया ने, हमारे कंट्री ने कोई डिसीजन लिया है तो
ऐसे डिसीजन के बारे में भी जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है, क्योंकि न्यूली एडेड प्रोविजंस है, तो आपको ये न्यूली एडेड प्रोविजन है, तो आपको थोड़ा इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। दूसरा और देखिए, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखे हुए थे पहले से, उनको हटा दिया गया है, जो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड थे, तो उनको हटाने के बाद सिंपल कह दिया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी, उनका भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। पार्लियामेंट ने अगर कोई प्रोसीडिंग्स हुई है, उनका जुडिशियल नोटिस लेगी। अभी अभी दो महिला आरक्षण बिल था, जो अपना असेंबली में उनको सीट्स मिलनी है, उनमें जो महिला आरक्षण बिल था वो पास नहीं हुआ। ये अपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, तो इसके लिए कोर्ट एविडेंस नहीं मांगेगी, कोर्ट इसका जुडिशियल नोटिस ले सकती है अगर कभी जरूरत पड़े। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर की सेम प्रोसीडिंग, उनका इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात है नहीं। अगला है डी, द सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। सील्स आपने देखा होगा कि जब कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो कोर्ट उस पर अपनी मोहर लगाता है, तो उन सील्स ऐसे ही ट्रिब्यूनल्स हैं, एनजीटी हो गया या कैट हो गया, एनसीएलटी हो गया, ये सब ट्रिब्यूनल्स हैं। इनकी जो सील्स होंगी उनका भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। जुडिशियल नोटिस का मतलब कि अगर उनकी सील से कोई डॉक्यूमेंट उनके सामने आ रहा है तो उसको ट्रू मानेंगे, अनलेस अनटिल कि कोई वो प्रूव ना कर दे एविडेंस के साथ कि ये तो फोर्ज है। इसी तरीके से हाँ, ये जो दो पार्ट हैं, पहले ये एक ही पार्ट हुआ करता था क्लॉज 6, तो इसको स्प्लिट करके दो पार्ट में कर दिया है, इसलिए 12 रह गए अभी। वो क्या कैलकुलेशन थी वो मैंने बता दिया। तो द सील्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन, ये हमारी कोर्ट्स हैं जो मैरीटाइम और एडमिरल्टी को देखती हैं, उनकी सील्स के बारे में बात कर रहे हैं। नोटरीज पब्लिक एंड ऑल सील्स which any person is authorized to use by the constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर किसी पर्सन को ये प्राधिकार कर दिया है, अथॉरिटी दे दी है कि आप कोई सील यूज करोगे, तो फिर ऐसी सील का भी कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, ऐसी सील का भी नोटिस लेना पड़ेगा। बाय क्या, या किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने या पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए किसी एक्ट ने अथॉरिटी दी है, या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट पास किया था, उसने किसी पर्सन को कोई सील यूज करने की अथॉरिटी दे दी है, या कोई रेगुलेशन है हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। ऐसे रेगुलेशन ने अगर कोई सील को यूज करने की अथॉरिटी किसी पर्सन को दे दी है, तो ऐसे सील का भी जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। एक्सेशन टू द ऑफिस, नेम, टाइटल, फंक्शन एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन्स filling for the time being any public office in state if the fact of their appointment to such office is notified in the official gazette। किसी पब्लिक ऑफिसर का अगर अपॉइंटमेंट ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया गया है, तो गजटेड ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट गजट में पब्लिश होता है, तो उनके जो ऑफिस, उनका ऑफिस होगा, उनका नाम, उनका टाइटल क्या है, मान लो कोई कमिश्नर हैं, मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटी होंगी, उनके सिग्नेचर्स, वो सबका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री सोवरेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक टेरिटरी जो इंडिया से बाहर है, कभी कभी वहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि हम तो अपने आप में एक कंट्री है, वो डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप, लेकिन जो अपने एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हैं, वो उनको रिकॉग्नाइज, कुछ कंट्री उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एज ए कंट्री, कुछ नहीं करते हैं। तो हमें देखना है कि क्या हमारे इंडिया ने ऐसी टेरिटरी को एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया है क्या। अगर हमारे इंडिया ने ऐसी टेरिटरी को कोई कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो ऐसे कंट्री के बारे में, ऐसे कंट्री की एग्जिस्टेंस के बारे में, ऐसे कंट्री का टाइटल, नेशनल फ्लैग के बारे में
जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसे मामलों में कोर्ट्स को बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंफॉर्मेशन मांगे जुडिशियल नोटिस नहीं लेना चाहिए। इंफॉर्मेशन मांगे, एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ ले कि आप बताइए कि आपका क्या व्यू है इस बारे में कि पर्टिकुलर टेरिटरी को आपने एज ए कंट्री, एज ए सॉवरेन रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है या नहीं किया है। उसके बाद ही कॉग्निजेंस अपने उसके बाद ही जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए। द डिविजन्स ऑफ टाइम, जो अपना देखा होगा कि टाइम बांटे हुए हैं कि क्या किस किस जगह पर कितना 5.5 घंटे का यहाँ पर है, यहाँ पर जीएमटी। ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को किस तरीके से बांटा गया है कि कौन सा ये महाद्वीप है, कौन सा कॉन्टिनेंटल है, कौन सा क्या है, अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, ये सारे इनका जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। हाँ, और बात देखिए, एंड एंड पब्लिक फेस्टिवल्स, फास्ट्स एंड हॉलीडेज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट। तो ऑफिशियल गजेट में अगर कोई फेस्टिवल को नोटिफाई कर दिया है, फास्ट उपवास उपवास को नोटिफाई कर दिया है और हॉलीडे को नोटिफाई कर दिया है, तो फिर ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में भी उसको जुडिशियल नोटिस कोर्ट को लेना पड़ेगा। लेकिन आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ये देखकर कि फास्ट भी, उपवास भी क्या ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किए जाते हैं क्या? तो मैंने थोड़ा सर्च मारने की कोशिश की दोस्तों, तो मुझे कोई ऐसा फास्ट जो ऑफिशियल गजेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट ने डिक्लेयर किया हो कि ये पब्लिक फास्ट है और उसका गजेट में नोटिफिकेशन कर दिया। लेकिन अगर किया जाता है तो ऐसे फेस्टिवल, फास्ट एंड हॉलीडेज का जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी। लेकिन अगेन अगर डाउट है तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। अगली बात आता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडिया की जो टेरिटरी है उसका तो कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा कि भाई ये पार्ट इंडिया की टेरिटरी है या नहीं है। अगेन द कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर कंट्री और बॉडी ऑफ पर्संस। यहां पे भी इंपॉर्टेंट है बात कि मान लो किसी कंट्री के साथ इंडिया का कोई वार चल रहा है, कोई दुश्मनी चल रही है, वो या तो कंटिन्यू कमेंस शुरू हो गई है या अभी तक चल ही रही है या टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गई है। इन तीनों में से किसी भी बात का फिर से जुडिशियल नोटिस लेना है अगर कोर्ट को, तो भी बिना गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट बेशक ये माने कि हाँ अब ये हॉस्टिलिटी बंद हो गई है या चल रही है, इतना ज्यादा रिलाई नहीं करना है, इतना हमें इस पे नहीं जाना है कि सेल वर्ड यूज हुआ है तो हमें थोड़ा प्रिकॉशनरी भी डिसीजंस लेने होंगे, कॉशन हमको लेना होगा। इसी तरीके से देखिए और कुछ यहां पर ज्यादा है नहीं। जैसे एक और बात आप पढ़ लीजिए, पढ़ लेना क्या है, रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड एंड एट सी। भाई ट्रैफिक रूल्स होते हैं कुछ कि रोड पर हमें लेफ्ट में ही चलना है इंडिया में, क्योंकि किसी दूसरे कंट्री में राइट में चलते हैं, हमारे इंडिया में आपको लेफ्ट में चलना है, ओवरटेक करना है तो राइट से करना है। ये कुछ रूल्स हैं ऑन लैंड ट्रैफिक के। उसी तरीके से सी के अंदर भी कुछ सारे रूल्स होते हैं, तो उनका भी जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी। तो इस तरीके से एक लिस्ट बनाई गई थी, तो इसका जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या फॉरेन लॉ का भी कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना है? फॉरेन लॉ का कोर्ट को जुडिशियल नोटिस नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर क्लॉज ए में वर्ड यूज हुए हैं दोस्तों, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और फॉरेन लॉज वो होते हैं जो इंडिया की टेरिटरी में इनफोर्स नहीं होते, इसलिए फॉरेन लॉ के ऊपर जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जाएगा, उसके लिए एविडेंस ली जाएगी, वो चाहे ओपिनियन एविडेंस ही क्यों ना हो। दूसरा, मैंने आपको एक और बात कही थी कि ये सेक्शन 52 और इसकी सबसेक्शन 1 में जो ए से लेकर एल तक क्लॉजेज लिखी हैं, सब क्लॉजेज, ये ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो ऐसा जो डिसीजन दिया था तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था
ओंकार नाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक ये 1977 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। 1108 इसका पेज नंबर है AIR। इसमें कहा था कि यहाँ जो लिस्ट दी गई है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो दोस्तों अभी जैसे कि मान लो अजमल कसाब वाला एक केस था, उसमें कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया था कि मुंबई में ताज होटल पे टेररिस्ट अटैक हुआ था या नहीं हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ था या नहीं। तो कोर्ट ने कहा था कि ये एक ऐसा फैक्ट है, इतना नोटोरियस फैक्ट है कि इसका मैं जुडिशियल नोटिस लेता हूं। कोर्ट ने कहा आई टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट फैक्ट कि इस साल में यहां पर ताज होटल पर मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, जबकि ये किसी लिस्ट में है नहीं, यहां ऊपर वाली लिस्ट में नहीं है, तो ये क्लॉज 2 में आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेक्शन 52 आपको समझ आ गई होगी और छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, जो सब सेक्शन 2 से बन सकते हैं, लॉ वाले पॉइंट से बन सकते हैं और कस्टम से, यूसेज से बन सकते हैं, फॉरेन लॉ का भी बन सकता है। फॉरेन लॉ इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है इंडिया में, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो एक फैक्ट की तरह ही इसको प्रूव किया जाएगा, जैसे एक प्रॉपर एविडेंस उसके लिए देनी पड़ेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे और चैप्टर नंबर 3 पूरा हो गया है और चैप्टर नंबर 4 हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 की बहुत सारी सेक्शंस पढ़ा चुके हैं। तो अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 को हम शुरू करेंगे और कहां से शुरू करेंगे, ये हम आपको अपडेट करेंगे और कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप कमेंट जरूर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन जरूर करिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।